गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय प्राचीन इतिहास के संगम काल का है, जिसका समय पहली सदी से तीसरी सदी तक ईस्वी तक था। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि लार्ड चेर के नाम से प्रसिद्ध व चेर शासक कौन था जिसने कड़ंगी या पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कि एलारा, ऑप्शन बी कारिकाल, ऑप्शन सी सेंगुटवन या फिर ऑप्शन डी नेतुन जेरल आदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंगुटवन ही लार्ड चेर के नाम से प्रसिद्ध था और यह चेर वंश का वही शासक था जिसने कड़ंगी या पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो जो तमिल का प्रसिद्ध गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि, यह किससे संबंधित है पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जैन से, ऑप्शन बी बौद्ध से, ऑप्शन सी हिंदू से या फिर ऑप्शन डी ईसाई से। तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि है, यह जैन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। जो तमिल भाषा में लिखा गया ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक ग्रंथ है वह किससे संबंधित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से या फिर ऑप्शन डी ईसाई धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो संगम युग में जो लिखी गई रचनाएं हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी रचना मानी गई है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एतुतुगोई, ऑप्शन बी पादिकिल्क केडुक्कू, ऑप्शन सी तोलकाप्पियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो संगम युगीन की व्याकरण रचना जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है वह तोलकाप्पियम थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तोलकाप्पियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो कौन सा राजवंश था जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया जाता। ऑप्शन ए कदम राजवंश, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल या फिर ऑप्शन डी पांडव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कदम। संगम साहित्य में कदम राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि चेर, चोल, पांड्य और पल्लव राजवंश का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। तो उरैयूर था जो संगम में युग में वह किस लिए विख्यात था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था या फिर ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। जो संगम युग में उरैयूर था वह कपास के लिए बहुत जाना जाता था, तो वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो जो तोलकप्पियम ग्रंथ है वह किससे संबंधित है। अब पहले ही आपने देख लिया कि तोलकप्पियम जो ग्रंथ है वह व्याकरण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्याकरण और काव्य से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो जो धार्मिक कविताओं का संकलन है कुरल किस भाषा में लिखा गया है यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ग्रीक भाषा में, ऑप्शन बी तमिल भाषा में, ऑप्शन सी तेलुगु भाषा में या फिर ऑप्शन डी पाली भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरल तमिल भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है जो कि तमिल भाषा में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो वह संगम युगीन राज्य कौन सा था जिसके संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पांडव या फिर ऑप्शन डी पल्लव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पांडव राज्य के संरक्षण में ही 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांड्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। ऑप्शन ए मामूलनार ने, ऑप्शन बी तोलकप्पियर ने, ऑप्शन सी तिरुवल्लुवर ने या फिर ऑप्शन डी नकीर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मामूलनार ने ही यह उल्लेख किया था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में संगमकालीन राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में उन राज्यों का राजकीय चिन्ह दिया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चेर का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष था। चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चोल राजवंश का जो राजकीय चिन्ह था वह बाघ था। पांड्य राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो पांड्य राजवंश का जो राजकीय चिन्ह था वह मछली था। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 और सी का 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक दी गई है और सूची 2 में उसके लेखक दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तोलकाप्पियम, इसके लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो तोलकाप्पियर थे। तो ए का 1 हो जाएगा। शिल्पाधिकारम, इसके लेखक कौन थे? तो जो इसके लेखक थे वो थे इलांगो आडिगल। तो बी का 2 हो जाएगा। मणिमेकलई जो था इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक जो थे वह शीतले सतनार थे। तो सी का 3 हो जाएगा। और जीवक चिंतामणि ये किसकी रचना थी? तो ये थी तिरुक्तुदेवर की। तो डी का 4 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, एम डी का 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये भी सुमेलन करने से दिया गया है। सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में क्षेत्र दिया गया और सूची 2 में उसका अर्थ दिया गया है। तो सूची 1 देख लेते हैं। कुरिंजी का क्या क्षेत्र था? तो कुरिंजी का जो क्षेत्र था वह पहाड़ी था। तो ए का 1 हो जाएगा। पालई का क्या क्षेत्र था? पालई का क्षेत्र मरुभूमि या निर्जन स्थल था। मुल्लाई का क्या क्षेत्र था? तो मुल्लाई का क्षेत्र जंगल था। मरुदम का क्या क्षेत्र था? मरुदम का क्षेत्र कृषि भूमि था। और नेउल का क्षेत्र तटीय प्रदेश था। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपको सुमेलन से संबंधित है। सूची 1 में और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में संगम वंश एवं सूची 2 में उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। जो संगम कालीन में जो संगीति हुई थी वो दी गई है और सूची 2 में उस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो दिया गया है। तो प्रथम संगम जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष अगस्त्य थे। तो ए का 1 हो जाएगा। द्वितीय संगम, इसके अध्यक्ष तो कौन थे? तो द्वितीय संगम के अध्यक्ष अगस्त्य एवं तोलकाप्पियर थे। तो बी का 2 हो जाएगा। तृतीय संगम, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे नकीरर। सी का 3 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और चलिए इसके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कपाटपुरम या अलावे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? जो कपाटपुरम या अलावे में संपन्न द्वितीय संगम हुआ था उसके एकमात्र ग्रंथ कौन था? ऑप्शन ए तोलकाप्पियम था, ऑप्शन बी एतुतगोई था, ऑप्शन सी पतुपाड़ था या फिर ऑप्शन डी पदिने किलुक कड़ुक्कू था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तोलकाप्पियम ही कपाटपुरम या अलावे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया तथा उन्हें आर्य बनाया? दक्षिण भारत का आर्यकरण या उन्हें आर्य किसने बनाया था? वो कौन से ऋषि थे? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी अगस्त्य, ऑप्शन सी वशिष्ठ या फिर ऑप्शन डी सांबर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दक्षिण भारत में जो आर्यकरण हुआ था वो अगस्त ऋषि द्वारा किया गया था। तो सुलह का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अगस्त ऋषि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग में किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्तस के दरबार में 20 ईस्वी में पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? ऑप्शन ए पांडे नरेश ने, ऑप्शन बी चोल नरेश ने, ऑप्शन सी चेर नरेश ने या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पांडे नरेश ने ही, स्ट्रेबो के अनुसार पांडे नरेश ने ही संगम युग के पांडे नरेश ने ही रोमन शासक अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडे नरेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तो तिरुवल्लुर की रचना थी कुरल या मुप्पाल, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है, ऑप्शन बी तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है, ऑप्शन सी तमिल भूमि का महान नाटक ग्रंथ कहा जाता है या फिर ऑप्शन डी इनमें से क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल भूमि का बाइबल। कुरल या मुप्पाल को तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तोलकाप्पियम को, ऑप्शन बी कुरल को,
ऑप्शन सी शिल्पाधिकारम को, या फिर ऑप्शन डी मणिमेकलई को। तो तमिल का आपका जो उलियट था वह शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिल्पाधिकारम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तमिल काव्य का जो ओडिसी है उसे किसे कहते हैं? ऑप्शन ए तोलकाप्पियम को कहते हैं, ऑप्शन बी कुरल को कहते हैं, ऑप्शन सी शिल्पाधिकारम को कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी मणिमेकलई को कहते हैं। तो तमिल का आपका जो ओडिसी है वह मणिमेकलई को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कारिकाल ने, ऑप्शन बी सेंगुटवन ने, ऑप्शन सी नेंडुजेलियन ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारिकाल ने ही पूहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया सुमेलन करना के लिए दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में संगमकालीन राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में उस काल संगमकालीन राज्य के जो महानतम या प्रख्यात शासक हैं उनका नाम दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। चेर राजवंश का सबसे प्रख्यात शासक कौन था? तो चेर राज का सबसे प्रख्यात शासक सेंगुटवन था, तो ए का 1 हो जाएगा। चोल राज का जो सबसे प्रख्यात शासक था वह कौन था? तो चोल राज का जो सबसे प्रख्यात या महानतम शासक था वो कारिकाल था। और पांडे राजवंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो पांडे राजवंश का सबसे महानतम शासक नेंडुजेलियन था। तो सी का 3 हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, एम सी का 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस एक बंदरगाह था, तो पूछा गया है संगम काल के किस राज्य का यह एक प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन ए चेल राज्य का, ऑप्शन बी चोल राज्य का, ऑप्शन सी पांडे राज्य का, या फिर ऑप्शन डी कदम्ब राज्य का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चेर राज्य का जो प्रमुख बंदरगाह था वह मुजरिस था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा के संबंध में, ऑप्शन बी तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र के संबंध में, ऑप्शन सी रायचूर दोआब के संबंध में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी डेल्टा। इसी के संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिछस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? ऑप्शन ए मदुरई से निकलते थे, ऑप्शन बी कपाटपुरम से निकलते थे, ऑप्शन सी कोल्ले से निकलते थे, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोल्ले। प्लिनी के जो ग्रंथ एवं अज्ञात नामक के लेखक के ग्रंथ पेरिछस के अनुसार मोती के सीप पांडे देश के कोल्ले क्षेत्र से निकलते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था। तो उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था, ऑप्शन बी को कहा जाता था, ऑप्शन सी उल्लू कहा जाता था, या फिर ऑप्शन डी कड़मई कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। गाय या अन्य वस्तु के लिए जो लड़ते लड़ते मर जाने वाले वीर थे या शहीद हो जाने थे तो उनके सम्मान में जो वीर प्रस्तर थे तो उसको वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य हैं? तो प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन थे। तमिल देवता मुरुगन वह किस देवता के सदस्य हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मा के, ऑप्शन बी विष्णु के, ऑप्शन सी महेश के, या फिर ऑप्शन डी स्कंद या कार्तिकेय के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कंद या कार्तिकेय के ही अनुरूप या सदस्य वैदिक देवता हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होता था? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के लिए, ऑप्शन बी राजस्व मंत्री के लिए, ऑप्शन सी सेनाधिकारी के लिए, या फिर ऑप्शन डी राजा के लिए। तो जो संगमकालीन में साहित्य में कौन को एवं मन्नन था वह राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो संगमकालीन पत्तन दिया गया है और पूछा गया है पश्चिमी तट पर स्थित कि कौन से बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित थे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोरके, कूट देख लेते हैं। कूट 1 दिया गया कोरके, कूट 2 दिया गया पुहर, कूट 3 दिया गया तोंडी, या कूट 4 दिया गया मुसिर। तो संगमकालीन पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे वो तोंडी और मुसिर थे। तो इसका 3 और 4 सही हो जाएगा।
चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया केवल 1 अवयव, ऑप्शन बी केवल 2 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 3 एवं 4, या फिर ऑप्शन डी केवल 4 या 1। उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ये इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन था। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा तथा लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।